नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम दुबे आज एक बार फिर आपके सामने मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटर्मिनेंट की सीरीज 2 के साथ प्रस्तुत हुआ करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही छपा मिलेगा, ये फिक्स है। बिना इस क्वेश्चन के बोर्ड पेपर बनेगा ही नहीं। जैसे कि क्वेश्चन लिखा रहेगा आपको, टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मतलब कि सार्डिक का उपयोग ब्यू का उपयोग करते हुए आपको इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन से मतलब ये है दोस्तों कि जो भी वेरिएबल्स इस इक्वेशन में इन्वॉल्व हुए हैं, आप देख रहे हैं उनकी डिग्री 1 है। मतलब कि डिग्री 1 के वेरिएबल्स इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हैं। तो जो भी लीनियर इक्वेशन होती है आपको पता होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप के 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको पता है, ये आप क्लास 9th वगैरह में पढ़ते हैं। और ये क्या है, हमारी लीनियर इक्वेशन है जिसमें 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। तो इस टाइप के इक्वेशन हम लोग यूजुअली बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के, लेकिन यहाँ पे हमको प्रेशराइज किया गया है कि हमको मैट्रिक्स मेथड से ही करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप जो हम लोग इसके सोल्यूशन की तरफ प्रोसीड करेंगे वो ये है कि जो हमारा सिस्टम दिया गया है, इस सिस्टम में 3 इक्वेशंस हैं, इनकी मदद से हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स मेथड लगाने का मतलब मैट्रिक्स का यूज होगा। तो आइए पहले हम इन इक्वेशन को और किस तरीके से मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लिखते हैं। तो यहां पे पहला स्टेप हमारा होगा, सिंस लिखेंगे, सिंस सिस्टम कैन बी रिटेन एज। स्टूडेंट, इस सिस्टम को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स में आपको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सीरीज 1 में बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात हमने बताई थी कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हमने उसमें डिस्कस किए थे। आज फिर से आपको बता देते हैं, मैट्रिक्स में जो ये इस डायरेक्शन में हम लोग लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट, इस डायरेक्शन में एलिमेंट का अरेंजमेंट, यमन नंबर का अरेंजमेंट एक रेक्टेंगुलर एरे में, वो क्या कहलाता है, हमारा मैट्रिक्स कहलाता है, जिसका ऑर्डर m क्रॉस n होता है। यहां पे नंबर डिसाइड करेंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। और रो टॉप लेफ्ट टू राइट हम लोग रो बोलेंगे, और टॉप टू बॉटम हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम। इस साइड हम रो बोलेंगे और टॉप टू बॉटम हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम। तो सबसे पहले जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं, जैसे x के कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट 3, तो इनके कोफिशिएंट को एक रो में r1 में, दूसरे इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स का कोफिशिएंट दूसरे रो में, तीसरी इक्वेशन के वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट है उनको तीसरी रो में अरेंजमेंट करते हैं मैट्रिक्स में। तो आइए अरेंजमेंट करते हैं। पहले 2, y का कोफिशिएंट, और साइन हमेशा लेफ्ट वाला होता है तो कुछ नहीं साइन होता है तो पॉजिटिव माना जाता है, +2, y का कोफिशिएंट +3 तो 3, z का कोफिशिएंट 3, और यहां देखिए x का कोफिशिएंट, जब कुछ किसी वेरिएबल का कोई कोफिशिएंट ना लिखा रहे तो 1 से मल्टीप्लाई हमेशा होता है, ये बात आप ध्यान में रखिए। तो 1, y का -2, z का 1, x का आप देख रहे हैं +3, y का -1, z का -2। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि जो वेरिएबल्स हैं x, y, z, इनके करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट हैं उनको रो में, जैसे r1 हम मान ले पहली रो, 3 इक्वेशन है तो 3 रो आएंगी। 2 इक्वेशन जब रहेंगी तो 2 रो का इन्वॉल्वेशन होगा। तो मैट्रिक्स भी एक वेरिएबल कम हो जाता है, मैक्सिमम उसमें 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनती है। तो दूसरे इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग हमारा दूसरा रो r2 बन जाएगा, और तीसरे इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग हमारा तीसरा रो r3 बन जाएगा। और ऐसे कॉलम की बात करें तो एक कॉलम ये हमारा है C1, दूसरा कॉलम है C2, तीसरा कॉलम है C3। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टॉप टू बॉटम हम जब चलेंगे तो कॉलम की बात करेंगे, और लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो रो की बात करेंगे। और पिछले अपने वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। पहली बात तो मैट्रिक्स यमन नंबर का अरेंजमेंट, यहां देखिए कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर है टोटल।
तो इनको बोला जाएगा, जैसे 2 है तो इस 3 इंडिविजुअली इनको एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। और टोटल 9 नंबर का अरेंजमेंट एक रेक्टेंगुलर एरे में है जिसमें 3 रो और 3 कॉलम इन्वॉल्व है। तो m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स हमने बोला था mn नंबर को जब रेक्टेंगुलर एरे में अरेंजमेंट करते हैं। तो यहाँ आप बताइए ऑर्डर क्या होगा, जरा सोचिए। सोचेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ ऑर्डर m3 है, n भी 3 है, तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और सबसे खास बात दोस्तों कि ये जो 3 और 3 मतलब कॉलम का नंबर और रो का नंबर दोनों आपस में बराबर हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप फिर से रिकॉल करिए, क्या हमने बताई थी, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। सो हियर rows and column are equal, therefore these matrices are square matrix। तो ये इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो को पॉज करिए और कमेंट के माध्यम से हमसे पूछिए। अभी तक सिस्टम लिखने में ये फर्स्ट स्टेप में कोई अगर डाउट हो। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे पास 3 रो हैं, R1, R2, R3 और 3 कॉलम है, C1, C2, C3। तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हुई और ये हमारी मैट्रिक्स कैसी हुई, स्क्वायर मैट्रिक्स हुई। ठीक है, तो पहला स्टेप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे अब इस सिस्टम को पूरा जो कंप्लीट सिस्टम है, आइए उसको कंप्लीट करते हैं। अभी तो सिर्फ वेरिएबल्स के कोफिशिएंट से बनी मैट्रिक्स हमने लिखी जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 था। अब आप ध्यान से देखिए, ये आपके पास x, y, z जो वेरिएबल्स हैं ये एक कॉलम में अरेंज किए जाएंगे इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में एक कॉलम, जैसे x, y, z। अब इसमें आप ध्यान से देखिए तो आपको मिलेगा कि एक कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम है, और रो कितनी है, 1, 2, 3। तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हुई, 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स हुई। अब इसके इक्वल में इस सिस्टम का हमने अरेंजमेंट मैट्रिक्स फॉर्म में कर दिया, रिप्रेजेंटेशन। अब इक्वल के उस साइड जो हमारे कांस्टेंट है उनको एक मैट्रिक्स में अरेंजमेंट करेंगे। उनका अरेंजमेंट कैसे होगा, 5, -4 एंड 3। तो ये हमारा अरेंजमेंट है इस सिस्टम का। इस सिस्टम का ये कंप्लीट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हुआ। ठीक है, क्योंकि हमको मैट्रिक्स मेथड से करना है, मैट्रिक्स मेथड से करना है। स्टार था, अब मैट्रिक्स रूप में रिप्रेजेंट हो गया है। तो इसको हम इस सिस्टम को नाम दे देते हैं star2, ठीक है, या फिर star1 दे देते हैं, उसका स्टार पे इसको star1 नाम दे देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों का हो गया अपने सोल्यूशन के लिए कि हमने जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम जो कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का था उसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात आती है कि इसका सोल्यूशन हमें निकालना है। तो सोल्यूशन से मतलब क्या है कि ऐसी x, y, z की वैल्यूज जो तीनों सेम वैल्यूज जो सिस्टम के सारे इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब कि x, y, z की वही सेम वैल्यू अगर इसमें रखें, इसमें रखें, इसमें रखें, तो ये LHS और RHS की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो हमको हमारा एम क्या है, x, y, z कैलकुलेट करना। तो x, y, z कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लीकेशन में है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो आपको देखिए शॉर्ट में समझाते हैं कि सबसे पहली बात मल्टीप्लीकेशन से करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किस मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। ये कभी भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन तभी होगा जब पहली मैट्रिक्स का में नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो और रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगी वो 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की आएगी। तो इसमें आप देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम इसके और इसके नंबर ऑफ रोज आपस में बराबर हैं, इसलिए मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये तो रहा, इसी कॉन्सेप्ट के जरिए हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का थोड़ा बहुत डिस्कशन किया। अब हमारा एम क्या है, एक्स, वाई, जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो आइए हमको ये कैलकुलेट करना है, हमारा एम इसी को फाइंड आउट करना है। तो अपने सिस्टम को इसी के फॉर्म में लिखते हैं। तो एक्स, वाई, जेड ये किसके इक्वल होगा, ये हमारा जो मैट्रिक्स है। या तो अगर हम इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में दें तो और आसान हो जाएगा। सिंबल में अगर हम जैसे इसको ए नाम दे दें, इस पूरी मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स बोल दें, इसको एक्स बोल दें, कैपिटल एक्स, और इसको एज ए बी कांस्टेंट मैट्रिक्स का नाम दे दें, तो बार बार हमको इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा, हमारा स्टेप शॉर्ट होगा, समय बचेगा। तो जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, ए
अगर इसको कैपिटल X लिखें इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा B। तो जहां पे A हमारा क्या है, ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है। X क्या है, X Y Z 3x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स। B क्या है, 5 - 4 3 3x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्टार 1 का ये होगा। और हमको X निकालना है तो X बराबर क्या हो जाएगा हमारा A इनवर्स B। मतलब जब हम इनवर्स मैट्रिक्स A का निकाल के और B मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी दोनों मैट्रिक्स की आपस में कंपेयर करके हम XYZ की वैल्यू निकाल लेंगे। यही हमारा एम है। तो ये हमारा मेन उद्देश्य है जिसके लिए हमें काम करना है। इसको नाम देते हैं स्टार 2। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला काम मैट्रिक्स A जो कि ये मैट्रिक्स है 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। अब हमें इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो रही बात इनवर्स निकालने की मैट्रिक्स का, तो ये खुद ही एक टॉपिक है मैट्रिक्स के इनवर्स का। तो यहाँ से आपका ये भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं तब मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे जो है इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये जानते हैं। कि दोस्तों इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, तो आपको पता होगा कि हर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकलता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या रिमार्क है हमारा इसके रिगार्डिंग, ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स पोसेस्ड डिटर्मिनेंट, मतलब कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकल सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, तो वो बात डिटर्मिनेंट में, वो रहस्य डिटर्मिनेंट के पास है। बिना डिटर्मिनेंट के हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे जिसको हम लोग ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोट करते हैं। इसका सिंगल सिंबल क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट का साइन ए। अगर ये हमारा नॉन जीरो आता है तभी हम इनवर्स निकालेंगे। ऐसे आंख मूंद के काम नहीं कर रहे हैं हमको, यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। पता चला ए अगर नॉन जीरो है तो मैट्रिक्स क्या बोली जाएगी, नॉन सिंगुलर। पहली बात, एक नया कॉन्सेप्ट ये भी आपको पता चल गया। और अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो सिस्टम कैसा होगा जो हमको दिया गया था, वो भी सोचने वाली बात है। वो सिस्टम हमारा आपने सुना होगा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगा सिस्टम। सिस्टम सो गिवन सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट। तो अगर दिए गए सिस्टम के में जो मैट्रिक्स है, जैसे अभी हम इसके लिए जब ये सब काम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपका। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर बोली जाएगी, और ऐसे सिस्टम को हम कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। तो इसी लगे हाथ हम लोग एक और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, जो कि क्या है, अगर मान लीजिए कभी डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तब क्या होगा, इफ डिटर्मिनेंट ए is equal to 0, then matrix will be singular and system is said to be non consistent। ओके और सबसे खास बात इसी के पास है क्या, कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है इसका मतलब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है, इसका मतलब इनवर्स पॉसिबल है। इंडिकेट दैट या फिर हम कह सकते हैं श्योर दैट, ये इस बात की श्योरिटी देता है द इनवर्स ऑफ given matrix
एग्जिस्ट। तो आप लोग वीडियो पॉज करिए, ये तीनों रिमार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहला रिमार्क क्या है कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकालना पॉसिबल है, बाकी और के लिए आप ट्राई ही मत करिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तीनों रिमार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग इनवर्स निकालने लगते हैं और ये दोनों बातें जिनको नहीं पता होती हैं, ऑप्शन में नामावधि भी रहता है, उनको तो लगता है भाई इनवर्स निकालना है, समय भी देते हैं और अंत में निष्कर्ष जीरो। तो ये बात जो डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तो नॉन सिंगुलर होगा, और इसी केस में इनवर्स पॉसिबल भी होगा। और डिटरमिनेंट ए अगर जीरो है तो मैट्रिक्स जो होगी हमारी सिंगुलर होगी और सिस्टम नॉन कंसिस्टेंट होगा। इसी टॉपिक में 4-5 टॉपिक कवर हो गया, अभी तक आप लोग ध्यान दिए होंगे। तब आइए बिना देर किए हुए हम डिटरमिनेंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य कभी नहीं भूलना चाहिए। उद्देश्य क्या है? इनवर्स फाइंड आउट करना, ए इनवर्स निकालना हमारा उद्देश्य है। क्योंकि सिस्टम कैसा था, x बराबर ए इनवर्स b, तो b तो पता ही है, x भी पता है, 3x1 की मैट्रिक्स है, x y z जो हमारे कॉलम में है 3 रो कंसिस्ट करते हैं, b भी हमको पता है, एक कांस्टेंट की मैट्रिक्स है, नंबर का अरेंजमेंट 3x1। बात कहाँ फंस रही है, हमको निकालना क्या है? ए इनवर्स। ए इनवर्स निकल जाए, यही हमारे ताले की चाबी है, 10 नंबर के ताले की यही चाबी। तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए, सबसे पहले हमने क्या बोला था, कैलकुलेट करते हैं डिटरमिनेंट ए बराबर हो, जैसे हम इसको क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। अगर हम r1 के थ्रू निकालते हैं तो सबसे पहले क्या है, r1 का पहला एलिमेंट a1 1 2 कौन सा साइन कंसिस्ट करता है? पॉजिटिव। इसका साइन, ये एलिमेंट पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव साइन कंसिस्ट करता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ये कॉलम और ये रो डिलीट होगी, और जो बचेंगे उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -2 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 1, चूंकि माइनस माइनस ये माइनस ही रहेगा और फिर से माइनस होता ही है मल्टीप्लिकेशन में। जैसे ए बी सी डी होता है डिटरमिनेंट का, तो इसको क्या होता है, इसका सोल्यूशन ए डी माइनस डी सी, यही सब पे हम अप्लाई करेंगे हम लोग। और ये माइनस साइन के साथ कंसिस्ट होता है। अब इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम, इसके करस्पॉन्डिंग रो, तो 2 1 जा -2, 3 1 जा 3, माइनस में 3, इसी रूल से हम लोग कर रहे हैं। आगे आप लोग ध्यान देते रहिएगा कैलकुलेशन पे। ये पॉजिटिव साइन, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम, इसके ये आएगा 3, ये हमारे पास आएगा कैलकुलेशन में 5 2 जा 10, ये कितना आया था हम लोग का 15, ये 5 3 जा 15, टोटल कितना आ गया हमारा डिटरमिनेंट 40 डिटरमिनेंट आया, जो कि नॉन जीरो है। तो पिछले कॉन्सेप्ट में हमने बताया था डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो सबसे पहले इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ए का निकलेगा, फिर उसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तब मैट्रिक्स का एडजॉइंट आएगा। तो कोफैक्टर निकालना आप लोगों को आता ही होगा, नहीं आता होगा तो हम दूसरे अपने जब चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम लोग कोफैक्टर निकालना सीखेंगे। अभी तो हम लोग इसी में थोड़ा बहुत समझते हैं, जो भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसके लिए हम नया वीडियो लेकर आएंगे। तो एडजॉइंट ए के निकालने के लिए कोफैक्टर ए निकालना पड़ेगा, और कोफैक्टर के लिए हमको माइनर निकालना पड़ेगा। माइनर हर एक एलिमेंट का निकलता है, वो माइनर का जो फार्मूला होता है जिसका नोटेशन होता है MIJ, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, जैसे MIJ ये किसके बराबर होता है, माइनर ऑफ AIJ। IJ मतलब ये रनिंग इंडेक्स है, I बराबर 1 to n होगा, 1 to m होगा, J बराबर 1 to n होगा। अगर m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यहाँ हमारा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसलिए यहाँ पर जो I और J का रनिंग इंडेक्स होगा ये 1 2 3 होगा, ठीक है। तो मतलब A11 A12 A13 के करस्पॉन्डिंग माइनर हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनर ऑफ AIJ होता है, और इसको जो निकाला जाता है इसका मेथड क्या है, तो इसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जिस ith रो और jth कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट डिलीट कर दिए जाते हैं, और जो डिटरमिनेंट बचता है उसी की वैल्यू निकाली जाती है, वही होता है हमारा माइनर उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। तो हम लोग सबसे पहले ये माइनर कैलकुलेट करेंगे, आराम से माइनर कैलकुलेट करेंगे। और कोफैक्टर में ज्यादा कुछ नहीं करना होता, कोफैक्टर AIJ बराबर होता है -1 की पावर I प्लस J
यम आई जे, मतलब कि माइनर जैसे निकला, बस हमको साइन का यहाँ पे ध्यान रखना होता है। साइन आई और जे की करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पर डिपेंड करती हैं, दोनों की वैल्यू को सम करेंगे, -1 की पावर में जो रिजल्ट आएगा उसका एम आई जे में मल्टीप्लाई करेंगे, वो करेस्पॉन्डिंग के अलावा को फैक्टर निकलेगा। तो ये हमारा माइनर ए आई जे क्या होगा, को फैक्टर ऑफ ए आई जे। बस इन्हीं दो फार्मूले को आप ध्यान में रखते हुए आगे बने रहेंगे हमारे साथ, तो हम लोग बहुत ही कम समय में कैलकुलेशन कर लेंगे। ये दो फार्मूला और लास्ट में ए इनवर्स कैसे निकालना है आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम लोग इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आइए निकालते हैं करस्पॉन्डिंग, जैसे इसको A11 बोलते हैं, A12 A13, तो A11 के करस्पॉन्डिंग माइनर ऑफ A11 कैसे निकालेंगे, माइनर ऑफ A11, यहाँ I भी 1 है, J भी 1 है, ये क्या होगा, मतलब पहला कॉलम और पहला रो डिलीट होगा, जो डिटरमिनेंट बनेगा वही A11 का माइनर होगा। पहला रो और पहला कॉलम आप डिलीट करिए, पहला रो और पहला कॉलम, तो क्या डिटरमिनेंट करना, -2 -1, और ये 1 और -2, इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट सॉल्व करना बहुत इजी है। इसका मल्टीप्लिकेशन 4 माइनस अभी आपको बताया था, ये क्या होगा +1, जैसे ये ABCD था अभी बताया था, तो AD - BC, इस तरीके से डिटरमिनेंट सॉल्व होता है, इसी का यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ये कितना आ गया 5। अब को फैक्टर निकालना होता था तो हम लोग बोलते थे -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, को फैक्टर ऑफ एक का हम लोग समझते हैं, बाकी सबका सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट करते हैं। को फैक्टर ऑफ A11 बराबर क्या होगा, ये MIJ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ I और J भी 1 है, तो इसलिए इसको M11 लिखेंगे। को फैक्टर A11 मतलब -1 की पावर, फार्मूला याद करिए, I + J, यहाँ I1 है, J भी 1 है, तो -1 की पावर 1 + 1 मल्टीप्लाइड बाई M11, ये -1 की पावर 1 + 1 2, और निगेटिव -1 की पावर जब इवन होती है हमेशा पॉजिटिव आएगा, पूरे कैलकुलेशन में यूज होगा, और जब भी ऑड आएगी हमेशा निगेटिव आएगा, क्योंकि -1 की इवन पावर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देती है और -1 की ऑड पावर हमेशा निगेटिव सिंबल देता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा पूरे टाइम कैलकुलेशन करते समय। हमारे पास CM11 कैलकुलेट है नहीं, तो ये पॉजिटिव हुआ तो 5 × 1, तो क्या आ गया, को फैक्टर ऑफ A11 5, इसको कैपिटल A11 से रिप्रेजेंट करते हैं। तब इसी प्रकार से हम लोग सारे को फैक्टर और पहले माइनर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के फिर को फैक्टर निकालेंगे। तो अब देखिए A12 का क्या आएगा, ध्यान से देखिए, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम, इसके करस्पॉन्डिंग रो, तो 1 3 1 -2 क्या हो जाएगा, -2 -3 = -5, ये तो माइनर हो गया, माइनर ऑफ, देयरफॉर को फैक्टर अब हम लोग सिंबल से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इधर डिटेल में लिखे हैं। A12 क्या होगा, A12 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 मल्टीप्लाइड बाई M12, ये हमारा क्या है M12, तो ये क्या आ गया हमारा, देख -1 की पावर ये टोटल 3 है, निगेटिव के लिए, ऑड के लिए हमने बोला है माइनस आएगा, -1 × M12 कितना आया, -5 पहले से ही है, कितना आ गया हमारा, ये कितना आ जाएगा +5, तो A12 हमारा +5 आ गया। ऐसे ही हम लोग क्या निकालते हैं, माइनर ऑफ A13 निकालेंगे, ये क्या आएगा, A13 के करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को डिलीट करेंगे, तो 1 3 -2 -1, तो ये क्या आएगा -1, ये आएगा +6, रिजल्टेंट +5, और ऐसे ही सिमिलरली A21 को फैक्टर ऑफ A13, ये होगा हमारा क्या, -1 की पावर 1 + 3 मल्टीप्लाइड बाई M13, ये हमारा क्या है M13, तो क्या होगा हमारा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव पहले से ही था, मतलब 1 × 5 = 5,
तो आगे हम लोग इसी तरीके से कैलकुलेट करें। अभी हमने जैसे कैलकुलेट किया था A11 हमारा क्या आया था 5, A12 -5, A13 5। टाइम ज्यादा लग रहा था इसलिए मैंने पहले से कैलकुलेशन करके रखा है। आइए एक के बाद एक समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या थी गिवन मैट्रिक्स, ये हमारे पास मैट्रिक्स थी और जिसका डिटरमिनेंट क्या आया था 40। अब जैसे हमने डिटेल हमने आपको समझाया है A12 कैसे निकाला था, ये हमने कैलकुलेशन समझाया। तो आइए थोड़ा जल्दी जल्दी इन कैलकुलेशंस को समझते हैं। आप खुद ही कर लेंगे, वैसे आप अपने आंसर को यहाँ पे मिला लीजिए। जैसे M21 निकालना है तो A21 के करस्पॉन्डिंग A21 मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट होगा। तो जो रिगार्डिंग हमारे पास मैट्रिक्स बचेगी वो क्या होगी, डिटरमिनेंट 3 3 -1 2। इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, -6 + 3 = -3। और इसके करस्पॉन्डिंग A21 फार्मूले का यूज करते हुए 3 आएगा। A21 हमारा क्या है 3 आया। आप आंसर को अपने मिलाते रहिएगा। M22 क्या आएगा एंड 3 -2। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने जैसे आपको बताया था फार्मूला, और कितना आया वैल्यू -13, -4 -9 -13। M23 इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम, इसके करस्पॉन्डिंग रो डिलीट होगी तो 2 3 और 3 -2, 2 3 एंड 3 -1। ठीक है, सॉरी ये कॉलम तो डिलीट हो गया था, 3 -1 हो गए। और इसके करस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन करने के बाद 11 आ गया। ऐसे ही M31 निकालेंगे और M32 और M33, और हमारी वैल्यूज आप देख रहे होंगे। कैलकुलेशन आप मिलाएंगे तो इसी तरीके से कैलकुलेशन आएगा। और इनकी वैल्यूज हमने यहाँ पे रखी हुई है 3 -13 1। बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन है, आप लोग करिएगा। A31 9, A32 1, A33 -7। आप अपने आंसर यहाँ से मिला सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक हमने डिटेल में ये करवाया, इसके लिए हम ये आपके लिए एक एक्सरसाइज छोड़ रहे हैं। आप इसको कैलकुलेट करके आंसर अपने से मैच करिएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछिए। और मेन एम हमारा है ए इनवर्स, वो हमें भूलना ही नहीं है। एम तो कभी अपना नहीं भूलना चाहिए। ए इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला बताया था एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए तक पहुंचने के लिए कोफैक्टर ए हम निकालना चाह रहे थे, जिसके लिए हमको ये कोफैक्टर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग चाहिए था। अब जिनकी वैल्यूज हम क्या कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये फार्मूला यूज करेंगे कोफैक्टर ए लिखने के लिए। और फिर एडजॉइंट ए तुरंत निकाल देंगे कोफैक्टर ए की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के। और ट्रांसपोज कैसे निकलता है ये भी आप समझ लीजिए। जब या तो आप रो को कॉलम से रिप्लेस कर दीजिए, सारे रो को R1 को C1 से, R2 को C2 से, R3 को C3 से, तो किसी भी मैट्रिक्स का इसी तरीके से ट्रांसपोज किया जाता है। तो ये तो हम एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे थे। जो कोफैक्टर ए की मैट्रिक्स मिलेगी उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स में ये काम करते हुए हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो एडजॉइंट ए मिल जाएगा। तो आइए हम लोग एडजॉइंट ए निकालते हैं। जैसा कि हमने बताया एडजॉइंट ए के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी। आइए हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स ए की लिखते हैं। तो यहाँ पे उस बार जैसे हम लोग पहले कैलकुलेट किए थे तो +5 आया था, अभी -5 था, तो ये साइन हमने रिमूव कर दिया। तो वहाँ पे A12 क्या है हमारा 5 है। तो आइए हम लोग कोफैक्टर ए की मैट्रिक्स लिखते हैं। तो जो क्या होगा हमारा कोफैक्टर ए, इस फार्मूले का यूज करेंगे तो A11 A12 A13 की वैल्यू रखेंगे पहले रो में 5, पहले कॉलम में सॉरी पहले रो में 5 5 5, दूसरे में A21 A22 A23। ये देखिए आपके पास वैल्यूज निकल के आई थी -13 11। और A31 A32 A33 ये थर्ड रो है, क्या होगा 9 1 और -7। तो ये हमारा 3x3 आर्डर की मैट्रिक्स आई, जिसे हम कोफैक्टर ऑफ ए बोलेंगे। अब एडजॉइंट हमको निकालना है। एडजॉइंट ए बराबर होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ए। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ए निकल जाएगा। और ट्रांसपोज करने के लिए हमने बताया कि रो को कॉलम से या फिर कॉलम को रो, एक बार में एक ही काम करेंगे। जिस बार कॉलम को रो से इंटरचेंज करेंगे तो उस टाइम हम रो को भी कॉलम से इंटरचेंज नहीं कर देंगे। एक टाइम में एक ही काम, जब रो को कॉलम से कर रहे हैं तो रो को कॉलम से, जब कॉलम को रो से करेंगे तो यही एक काम किया जाएगा। तो आइए रो को कॉलम से रिप्लेस करते हैं। तो R1 C1 में जब जाएगा तो 5 5 5, सेकेंड रो C2 में जब कन्वर्ट होगी 3 -13 एंड 11, थर्ड रो थर्ड कॉलम 9
1 -7, तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए के बाद हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, जैसे हम जानते हैं, चूंकि सिंस ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमारे पास फार्मूला था। अब इसका यूज करेंगे, तो ए इनवर्स हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ए हमारे पास है 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये देखिए 40 निकला था, याद करिए, तो 40 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हो गया ए इनवर्स। अब आप अपने सिस्टम को याद करिए, जो हमारा मेन सिस्टम बना था, जो सिस्टम का हम जो सोल्यूशन, हमारा एम क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालना। तो याद करिए, जैसे हमारा ए इनवर्स निकल गया है, तो बचा क्या हमको, तो अब सीधा बी पता ही है हमको, बी मैट्रिक्स क्या थी। अब सीधा हमको सोल्यूशन की ओर, बस हम लोग 2 कदम दूर है, बस मल्टीप्लिकेशन करना है वैल्यू रखते हुए। तो जैसे क्या था, एक्स वाई जेड 3x1 की एक मैट्रिक्स थी। ए इनवर्स अभी निकल के आया हमारा, क्या है 40 से डिवाइड है, लास्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको 1/40 लिख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7 और मल्टीप्लाइड बाई बी क्या था, 5 -4 और 3, ये हमारी बी की वैल्यू थी। अब ये हमारा इक्वेशन स्टार इस तरीके से हो गया। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई के लिए आपको बताया था कि जिस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी होगा जब इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको बता दें, पहले ही आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं 3x1 ऑर्डर की होगी, आप चाहे देख लीजिएगा। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करता है। अगर 3x1 ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स 4 में से एक ही ऑप्शन में है, तो हमको बिना मल्टीप्लिकेशन किए हम आंसर टिक करके आगे निकल जाते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो टाइम आपका, लोगों ने एक्स की वैल्यू रखी एक्स वाई जेड, ए इनवर्स जो कि हमने कैलकुलेट किया था, बी की वैल्यू हमको सिस्टम से पता थी ये। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट मिलेगा। जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होता है, इसी तरीके से 5 का 5 में, 3 का -4 -12, 9 का 3 27। सिमिलरली we multiply 5 multiplied by 5 25, -13 multiplied by -4 plus 52, 1 multiplied by 3 plus 3. Similarly 5 5 is 25, 11 4 is -44 and -7 multiplied 3 -21. And if we adding this, then we get 12 7 5 12 2 to 4 5 -12 is equal to 40, as we write here, this is 40. And if we add this 3 plus 2 5 5 10 1 carry 6 to 8 80. And if we calculate this, then we get -40. And you know that if we multiplied any scalar in matrix, then we multiply individually in all the element of matrices. So here we get a matrix of 3x1 order as such a way, 40 divided by multiplied by 1/40, 80 multiplied by 1/40 and -40 multiplied by 1/40, means each element divided by 40, and we get this 42 is 28 and this 1. Hence resultant matrix is resultant matrix। और ये आप ध्यान में रखिए एक्स वाई जेड, hence ये क्या आएगा एक बार लिख लीजिए आप, ये 1, दिस इज 2 एंड दिस इज -1, 3x1। अब एकदम सोल्यूशन के हम लोग पास हैं, हेंस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 2 -1। और यहाँ लास्ट में जाते जाते आपको एक और कॉन्सेप्ट बता दें कि कब दोनों किसी दो मैट्रिक्स को आपस में कंपेयर किया जाता है। मैट्रिक्स तब तक आपस में कंपेरेबल नहीं होती हैं जब तक उनका आर्डर सेम ना हो। तो मैट्रिक्स का आर्डर सेम होना चाहिए। तो ये देखिए 3x3 आर्डर 3x3 आर्डर,
तभी हम कंपेयर कर पा रहे हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ध्यान में रखिएगा। तो x इज इक्वल इसके और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होते हैं। इसका a11 ये मान लीजिए b11 है, ये a12 है, ये b12 है, a13 है, ये b13 है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। सॉरी, ये 21 31 21 3। Hence we get the value of x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 3. Sorry, 1 minus 1. This is the required solution of given system star. Thus, above x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to minus 1 is the solution of given सिस्टम स्टार। और ये बात आप लोग अपने आंसर को लास्ट में वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है। आपका 5 मिनट आपका 8 नंबर, थोड़ा सा जल्दबाजी 8 नंबर गंवा देगा। आप देखेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यूज रख के, तो ये इक्वेशन देखिए सेटिस्फाई हो रही होंगी। आप कोई एक पे रख के आप चेक कर, आप तो तीनों पे रख के चेक कर सकते हैं। हमारे पास समय थोड़ा कम है तो हम किसी एक से वेरीफाई कराते हैं। जैसे इससे वेरीफाई कराना हो तो x की वैल्यू 1, तो 1 यहीं पर रख के देखते हैं। ये देखिए 1, y की वैल्यू क्या है 2, तो -2 इंटू 2, z की वैल्यू -1, -1 इज इक्वल टू क्या आना है -4, तो 1 -4 -1 इज इक्वल टू -4, और 1 से 1 कैंसिल आउट, -4 इज इक्वल टू 4, -4। ये देखिए LHS इज इक्वल टू R। मीन्स ये जो सोल्यूशन आया है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे आप चेक करेंगे तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस प्रकार हम अपने एग्जाम हॉल में बैठे बैठे अपने क्वेश्चन को खुद से चेक कर पाए। तो आपका ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट सीरीज में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और आपके बोर्ड एग्जाम तक आपके साथ हम ऐसे बने रहेंगे। तब तक अपना सहयोग बनाए रहिए। धन्यवाद।